ग्रेड्स वेलकम टू भाभी बोर चैनल। आज हम एनसीसी का स्पेशल सब्जेक्ट कवर करेंगे आर्मी विंग का, जो कि मैंने पूरा डीजी एनसीसी की वेबसाइट से जो प्रेसी है उससे डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो स्पेशल सब्जेक्ट में हमारे 6 मेन टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला जनरल अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद आता है आपका टॉपिक मैप रीडिंग, फिर फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स, मिलिट्री हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। ये 6 टॉपिक आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट के अंदर पे आते हैं और ये 6 के 6 इस वीडियो में आज हम कवर कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने कोशिश किया है इसके अंदर पे सारे के सारे कवर हो जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्म्ड फोर्सेस। देखो भारत की जो आर्म फोर्सेज है ना, वो सेना, वो 3 भागों में डिवाइडेड है, जल थल वायु, है ना। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। और हम आर्मी विंग के हैं तो हमें ज्यादातर जानकारी आर्मी विंग की लेनी है। तो आर्मी विंग का आपसे पूछेंगे कि कितनी कमांड्स होती है आर्मी विंग में। तो आर्मी विंग में 7 कमांड होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और ट्रेनिंग कमांड। अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे? इनके हेडक्वार्टर वो सब याद करवा देते हैं आपको अभी अभी, तो ध्यान से देखते चलना। देखो ये ऊपर वाली डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। इसके जस्ट नीचे आती है आपकी साउथ डायरेक्शन। इस साइड में होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन और इस साइड में होती है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। इस साइड, इसी साइड में आपका यूरोप वगैरह पड़ता है ना, वर्ल्ड मैप का नक्शा अगर इमेजिन करो तो वेस्टर्न वगैरह, तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी इस साइड में पड़ जाती है। ठीक है, अब देखो 4 डायरेक्शन, 4 कमांड तो यही होगी, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। एक होती है आपकी सेंट्रल कमांड और एक होती है आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड। ये साउथ वेस्टर्न कमांड होगी आपकी, साउथ वेस्टर्न। ठीक है, और एक ट्रेनिंग कमांड होती है जो कि यहाँ पे होती है शिमला के अंदर पे, ये कमांड होगी। अब इनके हेडक्वार्टर याद करने की कैसे ट्राई करेंगे? नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर ऊपर की तरफ होगा। कहाँ होगा नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर? ऊपर की तरफ, ऊपर उधमपुर। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर। ठीक है, फिर सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे। यहाँ पे पुणे में आपकी जो एनडीए में सेलेक्ट होके जाते हैं ना बच्चे, उनकी ट्रेनिंग होती है खड़गवासला पुणे में। तो सदर्न कमांड पुणे। अब मेरे साथ में रिपीट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्ट बंगाल इसी साइड में, ईस्ट साइड में। तो वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड कोलकाता। वेस्टर्न कमांड इज इन चंडी मंदिर। अब अगर आप इसको डब्ल्यू को उल्टा कर देते हैं तो आपको मंदिर जैसा कुछ दिखाई देगा, एम बनेगा मंदिर इससे। ठीक है, तो चंडी मंदिर। सेंट्रल कमांड होगी आपकी लखनऊ। साउथ वेस्टर्न कमांड स्लाइड लेके नीचे आएंगे तो ये होगी आपकी जयपुर। साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पे? जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड है शिमला। अब 3-4 बार इनको खुद से बोलेंगे तो याद हो जाएगा। नॉर्दर्न कमांड उदयपुर, सदर्न पुणे, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न चंडी मंदिर, सेंट्रल लखनऊ, साउथ वेस्टर्न जयपुर, ट्रेनिंग शिमला। खत्म। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एयरफोर्स की कितनी कमांड है तो भैया एयरफोर्स की भी हमारी 7 ही कमांड है। और नेवी, नेवी होता है पानी वाला, वाटर वाली जो होती है उसकी है 3 कमांड। इंडिया पेनिनसुला है ना आपका, तो 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, तो 3 कमांड होती है उसकी। ठीक है, एक ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है आपसे कि लाइक आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? जनवरी 15, 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके तुरंत बाद नेवी डे, जनवरी से सीधा लास्ट में कूद जाओ, दिसंबर, 4 दिसंबर को नेवी डे। और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। ओके, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने देखा है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेज इज प्रेसिडेंट। जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर किसको बोलेंगे? सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के चीफ के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। आप एनसीसी कैडेट हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के कौन है और एयरफोर्स के कौन है? देखते हैं किसको मालूम है, वो बताएगा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रैंक्स। अच्छा, ये रैंक्स देखो बी सर्ट में अगर आप हो और आर्मी की आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि रैंक हरारकी बता दीजिए आप, या फिर सी सर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन रैंक इज इक्वलेंट टू विच रैंक ऑफ नेवी या विच रैंक ऑफ एयरफोर्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये रैंक आपको याद करनी है। मैंने इसकी एक वीडियो पहले बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको ऑलमोस्ट याद होंगी ये, बट यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं एक बार फिर से क्विकली और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएंगी। सबसे पहले आर्मी, आर्मी की रैंक होती है एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। बोलिए मेरे साथ में, एलसीएम लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। उसके बाद फिर से लेफ्टिनेंट जैसा कुछ आता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। एलसीएम लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। उसके बाद लेफ्टिनेंट जैसा कुछ नहीं आता, तो फिर आएगा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं आपको। आर्मी की रैंक कौन सी भी? एलसीएम लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। उसके बाद फिर से लेफ्टिनेंट जैसा कुछ आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। उसके बाद लेफ्टिनेंट जैसा नहीं आने वाला, क्या आएगा फिर? मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। याद हो गई? आप इसको खुद से जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छे से आपको याद होने वाली है। अब इसी वीडियो में 3-4 बार रिपीट कराऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो खुद से रिपीट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेवी। नेवी के अंदर पे आएंगे आपके सबसे नीचे छोटे वाली रैंक होती है, जैसे भर्ती होते हैं सब लेफ्टिनेंट,
उसके बाद लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर कौन कौन सी बोली मैंने, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर। उसके बाद होती है कैप्टन कोमोडोर, कैप्टन कोमोडोर। उसके बाद में ये चार एक साथ याद करेंगे आप, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। खुद से रिपीट करेंगे 3-4 बार, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है आपका एयरफोर्स। एयरफोर्स का आता है आपका सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर। ये तीन, मतलब देखो ये याद करने का तरीका केवल एक ही है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा खुद के मुंह से बोल बोल के, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होने वाला। बात समझ आई? कौन सा है भाई एयरफोर्स का? फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर। उसके बाद आता है आपका विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। कौन आएगा? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। पहले तीन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। फिर आता है आपका एयर कोमोडोर। कौन आएगा? एयर कोमोडोर, एयर कोमोडोर। उसके बाद में एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। याद हुआ ये? 3 + 2 + 5, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। अब आप खुद से रिपीट करिएगा, आपको तब याद होंगे ये। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग अहेड। अगला देखते हैं अपना अवार्ड्स। दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप बी सर्ट का दे, सी सर्ट का दे, पूछेंगे ही पूछेंगे। आपसे पूछेंगे, देखो अवार्ड जो होते हैं ना हमारे, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री। जो गैलेंट्री वाले होते हैं ना, गैलेंट्री वाले आर्मी पर्सनल्स को दिए जाते हैं। नॉन गैलेंट्री वाले आर्मी पर्सनल्स अपार्ट फ्रॉम दोज नॉन आर्मी पर्सनल्स को भी दिए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल्स को दिए जा सकते हैं। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक ये होते हैं वॉर टाइम वाले, और एक होते हैं पीस टाइम वाले। वॉर टाइम मतलब कि इन द फेस ऑफ एनिमी, पीस टाइम वाले मतलब नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। फाइन। तो ऐसे बी साइड में पूछता है कि लाइक 5 गैलेंट्री, 5 नॉन गैलेंट्री के नाम बता दो। सी साइड में लाइक गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम वाले बता दीजिए, गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम वाले बता दीजिए। तो ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स वॉर टाइम वाले कौन कौन से होते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये 3 तो याद हो जाएंगे ऐसे खड़े खड़े साथ में। परमवीर चक्र, पीवीसी, महावीर चक्र, एमबीसी, वीसी, वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये हुए। इसके बाद में आते हैं आपके सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल। इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, आराम से बहुत सारे हो जाएंगे। 5 पूछेगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है मेंशन इन डिस्पैच और चीफ ऑफ स्टाफ कमोमेडेशन कार्ड। ठीक है, ये सारे आपके किसके आए? वॉर टाइम गैलेंट्री के। ऑलराइट, इसके बाद आएंगे आपके गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम वाले, मतलब कि अब एनिमी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, ये पीस टाइम वाले आते हैं। इसके अंदर पे आता है सबसे हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। इन 3 कौन से हुए? अशोक, कीर्ति, शौर्य। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। फिर आता है आपका प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, पीपीएम बोलते हैं जिसको, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए आता है। एक आता है फॉर डिस्गाइज सर्विस। ठीक है, ये आपके पीस टाइम वाले हो गए। इसके बाद में आपके आते हैं नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स आपके बहुत सारे होते हैं। लेजिट अगर आप याद करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, ये 60-70 से भी ऊपर होते हैं, मतलब आराम से याद करना बैठ के, अगर सच में दिल है याद करने का वैसे तो। ठीक है, इसके अंदर पे देखो कौन कौन से आते हैं आपके। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, SYSM। इसके बाद आता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल आया ये। इसके बाद लिखो उत्तम युद्ध सेवा मेडल, फिर आएगा युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। फिर आता है आपका परम विशिष्ट सेवा मेडल, फिर आएगा अति विशिष्ट सेवा मेडल, फिर आता है विशिष्ट सेवा मेडल। इसके अलावा होते हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, फिर आता है पराक्रम पदक। मतलब काफी सारे मैंने आपको बोले, तो कोई 5 आपको याद रखने की जरूरत है, जो आपको पसंद है याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अगला है आपका वॉर्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर वॉर कौन कौन से फॉट करे हैं इंडियन आर्मी ने, वो बता दीजिए हमको। तो देखो 3 वॉर तो आपको जो खड़े खड़े याद रखने हैं, पाकिस्तान के साथ में हमने फॉट करे, 3 क्या 4 मैं बोलूंगा। 3 कौन से आएंगे आपके? एक तो 65 का 1965 65, एक आएगा आपका 71 71 65 71 71 और एक आएगा 99 1999 1965 1971 1999 65, यहाँ लिखा भी आपका इंडो पाक वॉर 71 और 99, ये हुए। एक जैसे ही आज़ादी मिली थी 47-48 के आसपास में, यहाँ पे भी युद्ध लड़ दिया था। ठीक है, एक 62 का युद्ध हुआ था चाइना वालों के साथ में। ठीक है,
फिर ये कि श्रीलंका में ऑपरेशन पवन वगैरह चलाया था एलटीटी वगैरह के लेकर के, तो ये वाला भी मेजर ऑपरेशन में काउंट होता है, ठीक है। तो आप कैसे मेजर वॉर कौन कौन से इंडियन आर्मी ने फाइट की हैं? इंडो पाक वॉर 1965, इंडो पाक वॉर 1971, कारगिल वॉर 1999 जो जिसमें ऑपरेशन विजय चला था। इसके बारे में अभी मिलिट्री हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, सब कुछ है। फिर आपका एक साइनो वॉर, साइनो उसको बोलते हैं चाइना को, तो इंडो चाइना वॉर हुआ था हमारा 1962 के अंदर पे, ठीक है। तो ये मेन वॉर्स हैं, पूछे जाते हैं 5 नंबर में, 5 डेट ये पूछेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग अहेड। नेक्स्ट आता है आपका फाइटिंग आर्म्स। देखो, इंडियन आर्मी के अंदर पे ना आर्म्स तीन, उनके कामों के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड करी हुई है, फाइटिंग आर्म, सपोर्टिंग आर्म और सपोर्टिंग सर्विसेज। फाइटिंग आर्म जो स्टार्टिंग में जाके लड़ाई करेंगी, बिल्कुल भिड़ जाएंगी। सपोर्टिंग आर्म जो लड़ाई कर रही इन सेनाओं की मदद करेंगी। सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि सपोर्टिंग आर्म्स वगैरह को, इनको बैक एंड या पीछे से नॉट इन द वॉर टाइम और इन द पीस टाइम दोनों में हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो फाइटिंग आर्म्स के अंदर आपके आते हैं आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। कौन कौन आता है फाइटिंग आर्म में? आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें सारी एक्सप्लेन कर रखी है चीजें। तो लाइक अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है ना, तो आप वो वाली वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं याद करवाता हूँ क्विकली, क्योंकि सारा कवर करवाना है, ठीक है। सपोर्टिंग आर्म्स में आता है आपका आर्टिलरी, ये हैवी, पीछे से गोला बारूद, हैवी एम्यूनेशन वगैरह, हैवी फायर प्रोवाइड करवाते हैं। एविएशन कोर होती है इसके अंदर पे, ये इवैक्यूएट करवाते हैं कैजुअलिटी। एयर डिफेंस होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह से फायर करते हैं ऊपर से। आर्मी इंजीनियर कोर और आर्मी सिग्नल कोर, ये ब्रिज वगैरह बनवाने काम होते हैं इंजीनियर कोर का। सिग्नल, ये कम्युनिकेशन बिठवाने में। आर्टिलरी, आर्मी एविएशन कोर, आर्मी एयर डिफेंस, कोर ऑफ इंजीनियर, कोर ऑफ सिग्नल, खत्म। उसके बाद आपके सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विस बहुत सारी हैं, इसमें से कोई 4-5 याद रख लेना। पूछते हैं कई बार कि नेम एनी 5 सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल का काम संभालेंगे। आर्मी सर्विस कोर, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल कोर, ये मेडिकल प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ वगैरह के इशू। आर्मी डेंटल कोर, दांत वगैरह की देखभाल। आर्मी नर्सिंग कोर, ये डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये ऑर्डिनेंस वगैरह, ये एम्यूनेशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, ये एनिमल्स, डॉग्स, हॉर्सेज वगैरह इनको संभालते हैं। मिलिट्री फार्म्स को संभालते हैं, फार्म वाले कोर। आर्मी एजुकेशन कोर, पढ़ाई करवाएंगे। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, ये मिलिट्री के हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं ना, उसके आसपास जो पुलिस लगी होती है वो वाले होते हैं ये। जज एंड एडवोकेट ब्रांच, ये जैगेंट्री होती है, अलग कोर्ट होता है अपना आर्मी का, उसको संभालते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये इंजीनियर्स, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सड़क वगैरह निर्माण करेंगे। आर्मी पायोनियर कोर, ये सामान ढोने का लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई 4-5 आपके ध्यान रह गई तो लिख देना, आराम से लिख दोगे ना यार, ये लाइक ईजी है। सर्विस दे रहे, मेडिकल दे रहे, नर्सिंग दे रहे, ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिमाउंट एंड वेटनरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्मी पीटी कोर, फिजिकल ट्रेनिंग कोर भी होती है इसके अंदर पे, लाइक 4 and 5 यू हैव टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट एक मैंने इसके अंदर पे देखा, लाइक द थिंग इज, एक एग्जाम होता है आपका सीआरपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो बच्चे पूछते हैं कि लाइक एग्जाम हो गया इसका, इसके बाद हम कौन कौन सी सेना में भर्ती होती है, कहाँ कहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने इसको डाला, इस पॉइंट को इसमें, इसको देखो। लाइक अगर आपने सीआरपीएफ का एग्जाम क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद में पेपर होता है आपका, तो उसके बाद में आपको असम राइफल्स, बीएसएफ जो कि होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक होता है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक होता है आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, फिर होता है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, ठीक है। एक होता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो ये सारी फोर्सेज हैं जहां पर आपको सीआरपीएफ का पेपर अगर क्लियर करते हो ना, तो यहाँ भर्ती होने को मिलता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ऑल राइट, ये खत्म हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है, अब बढ़ते हैं अगले की ओर, दैट इज मैप रीडिंग। मैप रीडिंग पढ़ते हैं भैया हमारा। मैप रीडिंग क्या होता है? एक मैप, व्हाट इज अ मैप? देखो, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन स्केल। एक डेफिनेट स्केल के अकॉर्डिंग किसी भी धरती के भूभाग को एक पेपर पे, छोटे प्लेन पेपर पे दर्शा दिया आपने, दैट इज मैप, इतना केवल, ठीक है। एक इसके तुरंत बाद आता है कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस आर द साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन फिजिकल और मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप। अब कन्वेंशनल साइन कोई 5 आपसे कन्वेंशनल साइन पूछ जाते हैं कि लाइक लाइट हाउस, फोर्ट या टेम्पल का सिंबल बना दीजिए। इसकी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा उसे बताना। ठीक है, तो अलग से वीडियो बनी है, बहुत फुल फ्लेजेड दो वीडियो बन रखी है उसकी, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं मैप रीडिंग में स्केल। व्हाट इज अ स्केल? देखो, स्केल क्या होता है? एक प्रोपोर्शन या एक रेशियो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। उन दोनों के बीच का रेशियो होता है, ठीक है। अब आपसे वाइवा में एक सवाल पूछते हैं कि
मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ए स्केल, अब एक स्केल को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो हमें एक स्केल को इन वर्ड्स, एक शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्केल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ड्स में बोल के कर लेते हैं 1 माइल इज टू समथिंग। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 1/1000 माइल ऐसे करके, ठीक है। और स्केल लाइन में बाकायदा एक स्केल लाइन बना देते हैं और उसको ऊपर ना लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर, यहाँ से 1000 किलोमीटर ऐसे कवर होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी स्केल को रिप्रेजेंट करने के। फाइन। नेक्स्ट देखिए ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं भाई, देखो ग्रिड का मतलब होता है जाल। क्या होता है ग्रिड का मतलब? जाल। तो ग्रिड लाइंस आर द लाइंस, रेड और पर्पल कलर की लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू ईच अदर, फॉर्मिंग अ, दिस इज ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर। दीज आर ग्रिड लाइंस। क्या होते हैं ग्रिड लाइंस? ब्लू और पर्पल कलर लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, नॉर्थ टू वेस्ट ऑन अ प्लेन, फॉर्मिंग अ ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ये प्रेसी से उठा के लिखी है यार, मैंने तो अपनी जो याद करी है मैं वो पढ़ रहा हूँ, लाइक टॉपिक देख करके, बट आपको जो याद करनी है आप कर सकते हैं, दैट इज योर विश, मतलब वही आएगा, ठीक है। ये हुई आपकी ग्रिड लाइंस, ऑल राइट। अब इसके अंदर पे ग्रिड लाइंस में ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये वाली खड़े वाली लाइन होती है इनको बोलते हैं ईस्टिंग्स, ये होते हैं ईस्टिंग्स, और जो ये नीचे ये वाली लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं नॉर्थिंग्स। क्या बोलते हैं? नॉर्थिंग्स। ये वाली है तो ईस्टिंग्स। अब ये ग्रिड रेफरेंस GR अगर आप लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे सपोज करिए यहाँ का किसी पॉइंट का GR आपको लिखना है, तो उसमें सबसे पहले ईस्टिंग्स नोट की जाती है, फिर नॉर्थिंग नोट की जाती है, फिर 4 डिजिट और 6 डिजिट का GR आपको लिखना सिखाया होगा। चैनल में वीडियो पड़ी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दोज वीडियोस, ऑल राइट। ये ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स क्लियर हुआ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं आपसे, थोड़ा सा इत्मीनान से शांति से बैठ करके देखिएगा कि कौन सी ईस्टिंग के पूछ रहे हैं, नॉर्थिंग का पूछ रहे हैं। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके टोपोग्राफिकल फॉर्म्स और टेक्निकल टर्म्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कंफर्म है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें आपसे 3-4 टेक्निकल टर्म या टोपोग्राफिकल फॉर्म दे देंगे और पूछेंगे कि इसका मतलब बताओ क्या होता है, और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल हेडिंग मत लो, चुपचाप से देखते चलो, आपको याद होती जाएंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले बेसिन। अब क्या होता है एक बेसिन? इसका होता है एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर। क्या होता है? एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर। बेसिन क्या होता है? एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, मतलब एक एरिया जो नदी बहा के होके गई है, जहां से बेस बना दिया उसका, दैट इज बेसिन। एक और डेफिनेशन भी लिखी है, एन एरिया फेयरली लेवल ग्राउंड सराउंडेड बाय हिल्स। आप ये वाला याद करिएगा, एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर, जितना मैं टिक कर रहा हूँ खाली उतना याद करना है, बाकी कुछ छोड़ दो, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। बेसिन क्या होता है? एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर, खत्म, ये हो गया। एक हुआ कॉल और सैडल। कॉल और सैडल क्या होता है भाई? देखो समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने माउंटेन बना दी, अब इसके बीच में जो ये है ना, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 माउंटेन्स, दिस इज कॉल या सैडल, इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट, या मैं बोलूँ जॉइनिंग पॉइंट ऑफ 2 हिल्स या माउंटेन्स। जॉइनिंग पॉइंट देखो लिखा भी है, जॉइनिंग अप ऑफ 2 हिल्स या माउंटेन्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 हिल्स और माउंटेन्स या जॉइनिंग पॉइंट ऑफ 2 हिल्स और माउंटेन, उसको बोलते हैं कोल या सैडल। अब ये वही कि अगर माउंटेन में हो रहा है तो उसको कोल बोल देते हैं, हिल्स के अंदर पर सैडल बोल देते हैं, बात या बराबर है, सेम है, ठीक है। कोल सैडल क्लियर हुआ, ऑल राइट। नेक्स्ट होता है क्रेस्ट। क्रेस्ट बोलता है हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन। क्या होता है क्रेस्ट? हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन। जैसे सपोज करो कि मैंने माउंटेन ड्रॉ कर दी कोई, अब इसके जो सबसे ऊपर का पीक है, टॉप, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन इज नोन एज क्रेस्ट, खत्म। इसमें जो लिखा है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद करो बस, ठीक है। अगला होता है डेड ग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनता भाई, ये पूछते हैं वाइवा में भी। डेड ग्राउंड। डेड ग्राउंड इज अ ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर। जो ग्राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज डेड ग्राउंड। अब यहाँ पे खड़े हो रखे हो आप, जैसे देख रहे हो जहाँ पे भी, आपने आगे नजर डालो, देखो जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्राउंड। अब जो ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा, जैसे दीवार के पीछे या आगे किसी बिल्डिंग के पीछे, वो ग्राउंड डेड ग्राउंड है आपके लिए। जो दिखाई नहीं दे रहा है दैट इज डेड ग्राउंड, क्लियर, ऑल राइट। एक है आपका नॉल। नॉल होता है स्मॉल आइसोलेटेड हिल, इसमें डबल एल वैसे ही आ रहा है अकेले अकेले, स्मॉल आइसोलेटेड हिल। जैसे यहाँ पे देखिए पूरा वीरान जगह खड़ी है, यहाँ पे प्लेन से मैं एक अकेली हिल उग के आ गई, दैट इज नॉल, स्मॉल आइसोलेटेड हिल, ठीक है। अगला होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? टेबल टॉप एलिवेशन ऑफ अ लैंड। क्या होता है प्लेट्यू? टेबल टॉप एलिवेशन ऑफ अ लैंड, जमीन थी और वो बिना पीक के खड़ी हो गई कहीं पे, तो इसको बोल देते हैं प्लेट्यू, टेबल टॉप एलिवेशन ऑफ अ लैंड। आ गया, ठीक है। एक होता है रिज। क्या होता है? रिज।
रिज टर्म देखो क्या होती है, आपका वो होता है ना, छोटे छोटे से वोल्केनो वगैरह फूटते रहते हैं जमीन के अंदर पे, कहाँ पे, समुद्र में, और समुद्र के अंदर पे जैसे वो फूटे वो क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो समुद्र के अंदर पे वोल्केनो निकल रहा है, तो वो वहाँ पे तो वाटर है ना, तो वहीं पे ठंडा हो जाएगा, तो अंदर पे क्या करते हैं वो रिज बना लेते हैं, इनको कटक वगैरह भी बोलते हैं, रिज बना लेते हैं। अब यहाँ पे ना ये सी लेवल से नीचे नीचे होते हैं, ठीक है। हिल और माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन इन कहाँ पे बनेंगी, इन सी बेड्स, रेंज ऑफ या हिल ऑफ माउंटेन्स अंडर सी बेड, क्या होता है रिज, रेंज या हिल ऑफ माउंटेन अंडर सी बेड, ये होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे देखिए और टर्म, सपर, क्या हुआ, टर्म है सपर, सपर खाने की याद आ गई सपर सुनते ही। सपर देखो क्या होता है सपर होता है बहाव या फ्लो, जैसे माउंटेन्स होगी ना बहुत सारी, तो अगर आप उनको कोने से देखोगे तो आपको ऐसा लहरदार सा फ्लो दिखाई देगा, दैट इज सपर, कि लहरदार सा जो फ्लो दिखाई देता है ना माउंटेन्स का, बहुत सारी माउंटेन है ना, जॉइनिंग आउट रेंजेस ऑफ हिल, है ना, अ पीस ऑफ रेंज ऑफ हिल, बहुत सारी हिल्स हैं, उनका ऐसे फ्लो दिखाई दे रहा है, दैट इज सपर, उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हो गया आपका वाटर शेड, वाटर शेड होता है झरना, झरना इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज ऑफ रिवर बेसिन, किसकी एज, रिवर बेसिन की एज, वाटर शेड क्या होता है, एज ऑफ रिवर बेसिन, वाटर शेड इज एज ऑफ रिवर बेसिन। अगर मेरे साथ में बोल नहीं रहे हो याद कैसे होगी बे, बोल बोल के करो, पढ़ 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 के करो, पता लगना चाहिए कि वीडियो देख रहे हो तब याद होंगी, ठीक है। डिफाइल, डिफाइल क्या होता है, डी फाइल, एक नैरो रास्ता या नैरो पास किसी भी माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन या हिल के बीच में, इट इज अ नैरो पासेज बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, क्या होता है डिफाइल, नैरो पास बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, डिफाइल इज नैरो पास बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, खत्म, ठीक है। एस्कारपमेंट, एस्कारपमेंट क्या होता है, एस्कारपमेंट होता है सडन ड्रॉप डाउन, कहीं पे हो गया हिल ऑन द ग्राउंड, सडन ड्रॉप डाउन इन द ग्राउंड लेवल, क्या होता है, सडन ड्रॉप डाउन इन द ग्राउंड लेवल, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ से, यहीं पे देखो यहाँ से जमीन जा रही थी, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, एकदम से हचाक से यहाँ से नीचे हो गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या बना, दिस इज एस्कारपमेंट, एकदम से जमीन नीचे धस गई, दैट इज एस्कारपमेंट। क्या बोला इसको, सडन ड्रॉप डाउन इन द ग्राउंड लेवल, आप रिपीट करेगा आपको तब याद होगा, ठीक है। बियरिंग, बियरिंग क्या होता है भाई, बियरिंग होता है, बियरिंग इज एन एंगल, सीधी भाषा में बोले बियरिंग क्या होता है, एंगल, बियरिंग क्या होता है, एंगल, कौन सा बियरिंग एंगल होता है, एंगल कहाँ बनेगा, दो लाइनों के बीच में, तो बियरिंग इज एन एंगल बिटवीन नॉर्थ साउथ लाइन, एक तो ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन रहेगी, एंड लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कोई से भी टू पॉइंट ले लो आप एक्स वाई जेड में, इसकी ज्वाइन कर दो, ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज बियरिंग। क्या हुआ बियरिंग, बियरिंग इज एन एंगल, अब एंगल बोलते तो किसी दो लाइनों के बीच में होगा, तो कौन सी दो लाइन, एक तो नॉर्थ साउथ वाली लाइन, और एक कोई सी भी लाइन एक्स वाई जेड लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं टू पॉइंट्स, दैट इज बियरिंग, और इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। आगे बढ़े, और हैं कुछ टर्म्स, देखिए टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, आप वीडियो रिपीट कर लेना, आप यहीं पड़ी रहेगी, लाइक 10 बार देख लेना पेपर से पहले, कैसे याद नहीं होगा हम भी देखते हैं, ठीक है कि नहीं। बेंच मार्क, बेंच मार्क क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह ना सर्वे कंडक्ट कराते हैं, तो किस जगह की उन्होंने हाइट नाप ली, अब बार बार जाके थोड़े ना हाइट नापेंगे, तो क्या करते हैं कि एक परमानेंट कट मार देते हैं वहाँ पे जमीन में, और कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ऐसा करके कट लगता है, तो उसको कट कट मार दिया, और ताकि फ्यूचर में कोई और सर्वे करने के लिए आए इंसान वहाँ पे, तो उसको पता चल जाए कि हाँ यहाँ की हाइट इतनी है। क्या होता है बेंचमार्क, अ परमानेंट कट इन द वॉल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ अ हाइट, अ परमानेंट कट इन द वॉल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ऑफ हाइट, खत्म, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है किसी भी स्लोप को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया फ्रैक्शन में, दैट इज ग्रेडियंट। कोई स्लोप हुई, स्लोप क्या होती है, ढाल, कोई भी ढलान हुई उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो होता है, जैसे आपका ये ढलान हो गई ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर इसकी साइड एक्स है और ये वाली वाई हो गई, तो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, दैट इज इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं, वो हो जाता है आपका ग्रेडियंट, ठीक है कि नहीं, हुआ क्लियर इतना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे ऊपर था ना बेंचमार्क, वैसे ही सेम सेम सा हो गया कुछ तरीके उसी का ही, कि स्पॉट हाइट एक, अब की बार हमने खोदा नहीं, वहां पे एक स्पॉट बना दिया, एक डॉट बना दी कि अच्छा ठीक है ये वाली डॉट बना दी, और यहाँ तक की हाइट 200 मीटर है सी लेवल से, ऐसे करके, अ पॉइंट हुज हाइट इज बीन डिटरमाइंड बाय सर्वे मैप्स, या मैप के ऊपर एक पॉइंट बना दिया,
वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ जैसे यहाँ पे देखो कि ये 50 मीटर की हाइट है, यहाँ पे स्पॉट बना दिया, एक डॉट बना दिया, खत्म। ठीक है कि नहीं। अगला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट क्या होता है कि इसको ऐसे वी करके बना देते हैं, ये जैसे राइट एंगल ट्राइंगल ही बना दिया पूरा, उससे हम एंगल वेंगल भी पता लगा लेंगे सब कुछ। ये सर्वे मैप्स में ज़्यादा यूज होता है। दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ सर्वे। क्या लिखा है ये, फिक्स्ड पॉइंट ड्यूरिंग द ट्राइंगुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सर्वे, मार्क एट ऑर्डिनेट्स मैप्स फॉर ए स्मॉल ट्राइंगल विद द हाइट। ये भी एक हाइट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्राइंगल के फॉर्म में। इसको जैसे स्पॉट हाइट भी हाइट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पर रिप्रेजेंट कैसे करा, एक डॉट के फॉर्म में। और बेंच मार्क भी हाइट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कैसे करा, जमीन के अंदर पे या वॉल के अंदर पे परमानेंट कट लगा करके। बात समझ में आई, सेम बात है सारी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटूर्स, कंटूर लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं आपसे। कंटूर लाइंस आर द लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग इक्वल हाइट्स फ्रॉम द सी लेवल। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, आर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग इक्वल हाइट्स अब द सी लेवल। कोई माउंटेन है, अब माउंटेन ऐसे में तो ऐसे दिखाऊंगा, लेकिन जमीन के ऊपर पे ऐसे दिखाऊंगा, एक सर्कल, इसको यूज करते हैं। जमीन के ऊपर पे दिखाऊंगा एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, ऐसे करके। ये मैप के ऊपर सर्कल सर्कल दिखाते हैं, असलियत में हाइट ऐसे निकल के आएगी उसकी। ठीक है, तो ये कंटूर लाइंस हुई, जो ये लाइनें मैंने ड्रॉ की ना मैप के ऊपर, ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये इमेजिनरी लाइन्स है, और ये इक्वल हाइट ज्वाइन करनी है। जैसे एक सर्कल इस जगह पे पड़ेगा इसका, तो इस पर्टिकुलर उसकी बेस की जितनी हाइट होगी वही तो होगी, यहाँ तक कि 200 मीटर लिख दूंगा। फिर अंदर एक और सर्कल आएगा, उसके और ऊपर चलेगा ये वाला सर्कल, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 500 मीटर, ऐसे करके। तो अंदर वाली की जगह में यहाँ पे क्या लिखूंगा, 500, यहाँ पे लिख दिया आपका 200। तो इससे पता चलेगा ना कि ये फोटो देखते ही किसी को पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे ना एक माउंटेन खड़ी हो रखी होगी, है कि नहीं। तो कंटूर लाइंस क्या हुई, इमेजिनरी लाइंस, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट। क्लियर। अगला देखिए ग्रिड लाइंस, अभी अभी मैंने बता दिया क्या होती है भाई ग्रिड लाइंस, लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, फॉर्मिंग अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, खत्म। ठीक है। एक आता है आपका मैग्नेटिक वेरिएशन, ये अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद ही। मैग्नेटिक वेरिएशन और क्या बोलते हैं उसको, ग्रिड वेरिएशन। मैग्नेटिक वेरिएशन, ग्रिड वेरिएशन अभी आपको क्लियर करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखो जैसे मैंने अभी अभी बनाए थे ना आपको दो कंटूर्स, ये कंटूर लाइंस भी एक, जैसे यहाँ पे देखो कितना क्लियरली पता चल रहा है आपको कंटूर लाइन से। ये कंटूर लाइन से जो नीचे ड्रॉ रखी है ना, ये कंटूर लाइन से सर्कल सर्कल। अब इसी ये सर्कल की हाइट पता चल रही है, ऐसे हाइट की यहाँ पे माउंटेन होगी, जो इन सर्कल्स को देखा पता चल लगा लेगा, है ना। तो ये जैसे दो कंटूर लाइंस बना दी मैंने, और इन कंटूर लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइंस, क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइंस, आसपास वाली सात वाली कंटूर लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंटूर लाइंस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका रिलीफ, कंटूर और ग्रेडियंट। बता दिया, ग्रेडियंट अभी अभी बताया क्या था, बताओ। ग्रेडियंट याद करिए, स्लोप को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लोप इन अ फ्रैक्शन फॉर्म इज नोन एज ग्रेडियंट। कंटूर लाइंस अभी अभी बताई क्या था, रिकॉल करिए एक बारी, इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग इक्वल हाइट्स अबव द सी लेवल। ठीक है। रिलीफ क्या होता है, अब एक ही तो बच गया यहाँ पे। रिलीफ देखो, अर्थ जो है वो बिल्कुल प्लेन तो है नहीं, गेंद की जैसी नहीं है, जियोड शेप की है, ऊबड़ खाबड़ ऊट से नीचे ढलान वगैरह है इसके अंदर पे। तो ये जो शेप है ना इसकी, ऊट पटांग उल्टी सीधी, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ शेप है, ग्राउंड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, ये वाली, इस शेप को बोलते हैं रिलीफ। ऊबड़ खाबड़ ढालदार जो शेप है अर्थ की, दैट इज रिलीफ। ठीक है। अब इसमें देखो रिप्रेजेंटेशन रिलीफ ऑफ मैप, इसमें हाइट हुई आपकी, शेप हुआ ग्राउंड की अबव द विच नॉर्मली सी लेवल, इसी के अंदर पे, मतलब माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, खाई, खदान सब इसी के अंदर आ जाते हैं, दैट इज रिलीफ। ठीक है, ऑल राइट। स्लोप क्या होती है, स्लोप, स्लोप देखो क्या होती है, एक जगह, एक लेवल जिसकी एक साइड दूसरे से ऊंची हो, ये वाली साइड इसकी ऊंची हुई, ये वाली साइड इसकी थोड़ी सी कम ऊंची हुई, है ना। अ सरफेस ऑफ विच वन साइड इज हायर देन द अदर, एक ऐसा सरफेस जिसकी एक साइड ज्यादा हो दूसरे के कंपैरिजन में, उसको ढलान बोलते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं, याद रहेगा। अ सरफेस हुज वन साइड इज हायर देन दी अदर। अब स्लोप देखो दो टाइप की होती हैं, एक तो कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। क्या कह रहे हो, मिरर की याद आ गई, कॉनकेव कॉन्वेक्स, हाँ जी उसी प्रकार की होती है। कॉनकेव, केव माने गुफा, जो अंदर की साइड में ढलान जारी होगी दैट इज कॉनकेव, और बाहर की तरफ में माउंटेन निकल रही होती होगी दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, दो टाइप की स्लोप होगी।
नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, कार्डिनल पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ नॉर्थ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कार्डिनल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो ये होता है ना आपकी डायरेक्शन, ये 4 डायरेक्शन आपके 4 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। इसमें देखिए आपके दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स। आपके जो ये नॉर्थ, अब नीचे की साइड में होता है साउथ, इसको याद रख लेना, पेपर में बहुत काम आता है। इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट, दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। अब जो नॉर्थ और जो साउथ डायरेक्शन होती है ना आपकी, ये थोड़ी सी डोमिनेंट होती हैं। डोमिनेंट इन द सेंस कि इनकी थोड़ी ज़्यादा मान्यता है। तो जैसे सपोज करो कि ये वाली डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है, ये वाली डायरेक्शन पर्टिकुलर बतानी है, तो इसको मैं सबसे पहले, इसको अगर मैं ईस्ट नॉर्थ बोलूँ तो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर इसको इसको वेस्ट नॉर्थ बोलूँ तब भी गलत नहीं है, सही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका जो है वो बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन साउथ की, साउथ पहले बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको साउथ ईस्ट। जो ये 4 बोले ना मैंने, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब कार्डिनल पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? सब कार्डिनल पॉइंट्स। और जो ये बीचे नीचे ये वाले आ रखे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये वाले होते हैं आपके माइनर कार्डिनल पॉइंट। माइनर कार्डिनल पॉइंट 8 होते हैं। कार्डिनल पॉइंट जो भी आपके ये वाले कार्डिनल पॉइंट, दीज आर कार्डिनल पॉइंट होंगे आपके 4। सब कार्डिनल पॉइंट भी आपके 4 होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। एक चीज़ में और पूछते हैं आपसे, लाइक मुझे लगता है कि अब तो सारा आंसर आप कर ही पाओगे। ये जैसे डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ वाली और साउथ वाली, ये वाली ईस्ट हुई और ये वेस्ट हो गई, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल है, तो आप मुझे बता पाओगे कि ये 90 डिग्री का है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बीच में एंगल बताइए कितने डिग्री का है, तो आप बता देंगे कि ये सर 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है कि नहीं। तो ये एंगल्स पूछते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। ये तो बहुत पूछते हैं भाई, इसके बिना पेपर नहीं बनता। नॉर्थ देखो 3 तरीके होते हैं। कितने होते हैं नॉर्थ? 3 तरीके नॉर्थ होते हैं। कौन कौन से? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। कौन कौन से नॉर्थ होते हैं? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। अब क्या क्या होता है भाई, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैम इनको। देखो, जो आपका पोलर स्टार होगा, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल होगा। जो असली में अर्थ जो है ना हमारी, गोल शेप की जो है, जियोड शेप की जो है, इसके अंदर पे से जो ये जा रखे होते हैं नॉर्थ पोल, असली में जो इसका ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वाला, ये होगा नॉर्थ पोल, असली असली वाला नॉर्थ। ये ट्रू वाला नॉर्थ है। रियलिटी में असली में जो नॉर्थ है वो वाला नॉर्थ ये हो गया, इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। तो आप इसको ये इसकी डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द रियल पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज नॉन एज नॉर्थ डायरेक्शन जो है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोलोगे कि जो पोलर स्टार होता है आपका, द डायरेक्शन शोन बाय पोलर स्टार नॉर्थ, वाली असली नॉर्थ होती है, ठीक है। ग्रिड नॉर्थ होता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रिड लाइंस क्या होती है, कि एक जाल जैसे स्ट्रक्चर होता है किसी भी मैप के ऊपर बनाया होता है। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना दिया मैंने किसी मैप के ऊपर पे ग्रिड लाइक, तो वो वाला भी कोई नॉर्थ शो ही कर रहा होगा। ये वाला ये भी तो कोई नॉर्थ शो कर रहा होगा ना, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है। तो जो ग्रिड वाली लाइंस नॉर्थ शो करती हैं, नॉर्थ एज पर ग्रिड ऑफ मैप, जो ग्रिड लाइंस शो करती हैं नॉर्थ, वो वाला ग्रिड नॉर्थ होता है। इसकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज खाली इतना याद रखना है, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, खत्म। मैग्नेटिक नॉर्थ होता है कि जो मैग्नेटिक, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है आपको, उसकी निडल, मैग्नेटिक निडल जो शो करती है नॉर्थ, वो वाला नॉर्थ। अब जो जैसे अगर आप यहाँ पे कंपास लेके बैठे हो ना, तो कंपास ये वाला नॉर्थ शो नहीं करती, वो हल्का सा डेविएट होती है इतना, इसमें लगभग 11 डिग्री का उसका गैप दिखाती है। ये वाला नॉर्थ शो करती है, वो थोड़ा अलग होता है, तो वो वाला मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। 3 नॉर्थ समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो ये रहा, जैसे ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका ग्रिड नॉर्थ हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। इसमें ये ऐसे ऊट पटांग से बना रखे हैं, हालांकि सीधे होते हैं सारे, ऑलमोस्ट सीधे होते हैं, ये 3D में होते हैं, इसलिए आपको फिगर में ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ट्रू नॉर्थ तो असली का नॉर्थ हो गया, ये तो बदलेगा नहीं भैया, ये तो असली वाला नॉर्थ हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में होती हैं चीजें, जैसे कि ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का ये एंगल, इसको बोलते हैं ग्रिड वेरिएशन। क्या बोलते हैं? ग्रिड वेरिएशन। अगर आपसे पूछा किसी ने कि ग्रिड वेरिएशन क्या होता है, कौन सा ग्रिड वेरिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ इज नोन एज ग्रिड वेरिएशन, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, तो देखो जो ये वाला एंगल है, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक वेरिएशन। क्लियर हुआ इतना? छोटी सी बात ये क्लियर हो चुकी होगी। यही लिखा है देखो यहाँ पे आगे, मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक वेरिएशन को ग्रिड कन्वर्जेंस भी बोलते हैं कभी कभी, नहीं सॉरी, ग्रिड वेरिएशन को ग्रिड कन्वर्जेंस भी बोला जाता है, ग्रिड वेरिएशन को ग्रिड कन्वर्जेंस भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम मैग्नेटिक वेरिएशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ।
और ग्रिड वेरिएशन या ग्रिड कन्वर्जेंस भी कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना से, ग्रिड वेरिएशन होता है वो एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बियरिंग, अभी अभी बताया बियरिंग क्या होता है, एकदम से बताओ क्या होता है बियरिंग? एंगल। बियरिंग इज एन एंगल। कौन सा एंगल भाई? बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ लाइन एंड लाइनिंग जो इन 2 पॉइंट्स, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया होगा अब तक तो। अब देखो बियरिंग कितने टाइप की होती है, अगर आपसे पूछ लिया तो बियरिंग भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग। अब बात समझ से नहीं आई थोड़ी सी देखो, ये मैंने बोला ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, ध्यान से देखना, एक बारी में क्लियर हो जाएगा। और ये कोई लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है। और ये वाला मैंने बोला कि ये वाला एंगल जो होता है, इस एंगल को हम बियरिंग बोलते हैं, ये एंगल बियरिंग बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, अब मैंने अभी अभी बताया कि जैसे नॉर्थ तो 3 हो गए हमारे, ये वाला नॉर्थ मैंने बोला कि मैं ये वो वाला नॉर्थ ले रहा हूँ जो ट्रू नॉर्थ है। मैंने माना कि ये वाला नॉर्थ कौन सा मैंने ले लिया, ये ट्रू नॉर्थ मैंने ले लिया, तो इस वाले एंगल का नाम अब हो जाएगा ट्रू बियरिंग। क्या नाम हो जाएगा? ट्रू बियरिंग। अच्छा ठीक है, मेरा दिल नहीं लग रहा जी, चेंज करते हैं इसको, ट्रू नॉर्थ की जगह कुछ और इसका नाम ले लेते हैं। कि ट्रू नॉर्थ पसंद नहीं आया सर, अब हम क्या करते हैं कि जो मैंने कंपास से लिया ना, इस वाले ये वाला नॉर्थ ना मैं मैग्नेटिक नॉर्थ ले लेता हूँ। ये वाला नॉर्थ मैंने मान लिया कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ ले रहा हूँ, तब अब इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा भाई? इस एंगल का नामकरण हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग। अच्छा, फिर से दिल नहीं लगा, क्योंकि नॉर्थ तो एक और है, तो एक और भी तो लिया जा सकता है। कौन सा कलर ले भाई? ये वाला लेते हैं। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैग्नेटिक नॉर्थ में मजा नहीं आया, कोई और सा नॉर्थ मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये ग्रिड नॉर्थ है, मैंने माना कि ग्रिड नॉर्थ है, तो अब इस एंगल का नाम मैं क्या बोलूँगा? ग्रिड बियरिंग। क्लियर है? बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है बिल्कुल। देखो, जो मेजर्ड है उसमें इस ग्रिड बियरिंग ग्रिड नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैंने एंगल पढ़ा तो ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एंगल पढ़ लिया तो मैग्नेटिक बियरिंग, और ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एंगल पढ़ लिया तो ट्रू बियरिंग। बियरिंग एंगल। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, एक होता है आपका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। क्या होता है भाई? जैसे देखो, ये यही तो बता रहा हूँ मैं इतनी देर से कि ये नॉर्थ हुआ आपका, और ये साउथ वाली डायरेक्शन होती है नीचे, ये वाली लाइन, और एक कोई भी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई से भी लाइन ये 2 पॉइंट ज्वाइन कर रही है ना, और इसके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल हमारा बोला जाता है बियरिंग, ये एंगल बियरिंग। अच्छा ये बताओ, यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये वाली बियरिंग को मैं कौन सा बियरिंग पढ़ूंगा? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ये वाला बियरिंग कौन सा बियरिंग रीड होगा? अभी समझ में मुझे पता चलेगा आ भी रहा है कुछ की नहीं आ रहा ठीक है कि नहीं? तो ये वाली बियरिंग कौन सी पढ़ूंगा वो बताना ठीक है, बढ़िया। अब ये एंगल बियरिंग हो गया। अब सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो रखे हो और किसी को इधर पे देख रहे हो, किसी को इधर पे देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हुए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई XYZ है, आप उसे देख रहे हो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंसान को नहीं पता कि आप उसे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। एकदम से इसने आपको देख लिया, आप क्या करोगे? एकदम से पलट जाओगे, घूम जाओगे तो ये हो गया आपका बैकवर्ड बियरिंग, ये आपकी बैकवर्ड बियरिंग। अब बियरिंग तो ऑलवेज यहीं से मेजर की जाती है, नॉर्थ वाली साउथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज ये जो एंगल निकल के आएगा ना, ये आपकी बैकवर्ड बियरिंग हो जाएगी, ये आपकी बैकवर्ड बियरिंग हो जाती है। क्लियर हुआ इतनी सी बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसकी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, आपको अगर क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा तो जाके भाई डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देखना आराम से, एकदम से रिवीजन वीडियो में सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये बियरिंग वाला एंगल हुआ आपका, और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है आपका बैकवर्ड बियरिंग। ये वाला बैकवर्ड बियरिंग लिखा है यहाँ पे, बी रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड बियरिंग। और ये वाला जो एंगल रेड वाला जो दिखा रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बियरिंग, FB। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमें दिया होता है फॉरवर्ड बियरिंग कुछ डिग्री या बैकवर्ड बियरिंग कुछ डिग्री। अब यहाँ जैसे बोल दिया इसने फॉरवर्ड बियरिंग 70 डिग्री है, बैकवर्ड बियरिंग बताओ। अब बोल दिया बैकवर्ड बियरिंग 240 डिग्री है, फॉरवर्ड बियरिंग बताओ। तो कुछ नहीं करना, जो भी एंगल दिया होगा या जो भी क्वेश्चन दिया होगा, अगर आपको लगा फॉरवर्ड से बैकवर्ड में कन्वर्ट करना है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, करना क्या है, अगर ये एंगल 180 से कम है तो ऐड कर देना, 180 से कम है तो ऐड कर देना, और अगर ये एंगल 180 से ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 180 से अगर कम है तो ऐड करना, ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा। दैट इज योर बियरिंग, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, बैकवर्ड का फॉरवर्ड। क्लियर? इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विस प्रोटेक्टर। ये पूछता है कि सर्विस प्रोटेक्टर के यूजेस क्या होते हैं। देखो, सर्विस प्रोटेक्टर कुछ नहीं है, एक स्केल का नाम है। ये वाला जो एक फीटा होता है सर, इस फीटे का नाम है सर्विस प्रोटेक्टर। ये स्केल
6 इंच क्या बोलते हैं 6/2 इंच का होता है, मतलब जो इसकी ये लंबाई हो गई ये 6 इंच है और ये जो चौड़ाई होगी 2 इंच है, तो 2 इंच होता है। या अगर आप याद करना चाहो तो ये जो लंबाई होती है इसकी ये 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर होती है लंबाई इसकी, और ये जो चौड़ाई होती है ये इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। इतना इंच में दे रखा है, सेंटीमीटर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये स्केल है, इस फीते का यूज बताइए क्या क्या होता है। इस फीते का यूज पूछते हैं, यूजेस ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर की यूज देख लेते हैं भाई, किस किस काम में यूज होता है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, सर्विस प्रोटेक्टर इज अ असेंशियल आइटम इन मैप रीडिंग। मैप रीडिंग करने में यूज होता है, असेंशियल आइटम इन मैप रीडिंग, मैप रीडिंग में काम आएगा ये, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर इज टू मेजर एंगल्स एंड बियरिंग। इस स्केल के माध्यम से हम एंगल्स और बियरिंग रीड कर सकते हैं। और क्या करते हैं, प्लॉट एंड मेजर बियरिंग ऑन पेपर ऑन और ऑन मैप। हम इससे मैप के ऊपर पे या तो प्लॉट कर पाएंगे, मतलब प्लॉट कर दी, ड्रॉ कर दी, है ना, या मेजर कर पाएंगे बियरिंग, ठीक है, ये कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका एक मुंह होता है यहाँ पे छोटा सा बना होता है, दैट इज एरो हेड। ऐसा बना होता है, एरो हेड बोलते हैं इसको, या जीरो एज बोलते हैं। ऐसा एक वो बनाता है छोटा सा कट, एरो हेड या जीरो एज। देखो जैसे ये बनाए थे ना, यहाँ साइड में मैंने बनाए हुए हैं, ये ऐसा ऐसा बना होता है। तो ये अगर बियरिंग आपकी 0 से 180 के डिग्री के बीच में आती है तो एरो हेड की मुंडी लेफ्ट साइड में होती है। एरो हेड का मुंह जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, एरो हेड, ये एरो हेड है ना, इसका मुंह इधर इधर होगा, ये लेफ्ट साइड, क्लियर। और अगर एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है तो इसका जो मुंह है एरो हेड का वो राइट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये फाइंडिंग ऑन पोजीशन के समय पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है खैर, बट वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और क्या करते हैं इससे, इसके ऊपर ना बहुत सारी ये स्केल्स वगैरह ये लिखी होती हैं, कट लिखा होता है ना बहुत सारे, तो इससे हम इंच और सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस यार्ड मीटर और माइल पे भी। कहाँ पर, मैप के ऊपर पे। कहाँ पर भाई, मैप के ऊपर पे कर पाएंगे हम। मैप के ऊपर इंच सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर कर लिया, और यार्ड मीटर माइल में डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसके यूज समझ में आ गए, लिख पाओगे आप पेपर में आए तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई इसमें मैंने सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही कवर करवाया, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ कवर ही नहीं करवाया, सच बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करते हैं और बियरिंग रीड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं और बियरिंग रीड कर पाते हैं, ये दो काम होते हैं इसके, ठीक है कि नहीं। अब कितने टाइप के होते हैं प्रिज्मेटिक कंपास जी, दो टाइप के होते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। कौन कौन से, एक होता है आपका ड्राई और एक होता है लिक्विड। आर्मी कौन सा यूज करती है, आर्मी जनरली लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास यूज करती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब पूछते हैं कि कोई 5 या 10 पार्ट्स बता दीजिए हमें प्रिज्मेटिक कंपास के, तो ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए किसी भी कीमत पर, याद करना है इनको। सबसे ऊपर ये होता है इसके मुंह, इसको बोलते हैं टंग, ठीक है। इसकी एक ढक्कन, इसके ढक्कन को बोलते हैं लिड। क्या बोलते हैं ढक्कन को, लिड। एक ढक्कन के अंदर पे खिड़की लगी होती है उसको बोलते हैं विंडो। विंडो के बीच से बीचों बीच से एक कट कर रही होती है ब्लैक कलर की लाइन, उसको बोलते हैं हेयर लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं हेयर लाइन। फिर ये जो बीच में लगा होता है इसको बोलते हैं हिंज। हिंज माने होता है कब्जा, जो दरवाजे में लगा होता है ना आपके, वही सेम, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंज। फिर यहाँ पे एक कट होता है हिंज के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं लूवर लाइन, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पे एक मार्क लगा होता है छोटा सा लूवर लाइन के जस्ट नीचे, देखो यहाँ पे दिखा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन मार्क। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मार्क। अब इसके अंदर पे लिक्विड होता है केरोसिन और अल्कोहल का 2:3 के रेशियो में, वो फ्लोट कर रहा होता है उसके अंदर पे एक कार्ड। क्या फ्लोट कर रहा होता है, कार्ड। एक ये साइड में यहाँ नंबरिंग लिखी होती है, इसको बोलते हैं माइल्ड वेन। क्या बोलते हैं, माइल्ड वेन। इस कोने पे इसके एक प्रिज्मेटिक कंपास है, भैया प्रिज्म तो हो गई ना इसके अंदर, तो ये होता है प्रिज्म। कोने में एक प्रिज्म लगा होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है छोटा सा, इसके अंदर होता है यार, पता नहीं चलेगा। एक होता है एरोहेड, जिससे डायरेक्शन का पता चलता है। ये होता है यहाँ पे छोटा सा, देखो साइड में, इसको बोलते हैं कैम्पलिंग स्क्रू। ये इसको टाइट करने ढीले करने इसके काम आता है थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। एक होता है सेटिंग वैल्यू। सेटिंग वैल्यू ये मतलब ज़्यादा रीडिंग करनी है ना, अगर नेविगेशन वगैरह के टाइम पे काम आता है, ठीक है। एक होता है इसके अंदर पे प्रिज्म स्लाइड। ये होती है इसकी साइड में थंब रिंग, मतलब इसको अंगूठे में डालते हैं और उसके बाद रीड करते हैं। और नीचे इसकी थंब रिंग में देखो यहाँ पे एक छोटा सा कट होता है इस जगह पे, इसको बोलते हैं नॉच। इस कट को बोलते हैं नॉच। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको खुद से ड्रॉ कर लेना, एक बार याद हो जाएगा। टंग, विंडो, हेयरलाइन, लिड, हिंज, कार्ड, लूबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, कैम्पलिंग स्क्रू, एरोहेड, माइल्ड वेन, प्रिज्म, थंब रिंग, नॉच।
ये आपको इसके पार्ट पता होने चाहिए प्रिज्मेटिक कंपास के, पूछते हैं पेपर में, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े। अच्छा, अब इसके पूछ ले यूजेस। अब एक दो यूज तो मैंने अभी अभी बताया, क्या थे भैया प्रिज्मेटिक कंपास के यूज बताओ। इससे हम नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा, जो इससे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करेंगे वो कौन से वाला नॉर्थ होगा, बताओ जल्दी आंसर, कौन सा नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक वाला नॉर्थ होगा वो, जो कंपास बताएगा वो, ठीक है कि नहीं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, बियरिंग रीड करते हैं, कहाँ पर, ग्राउंड पे खड़े होकर इससे हम बियरिंग रीड कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कैंप में करवाया गया हो तो। इसको हम सेटिंग ऑफ अ मैप, जब हम मैप सेट करते हैं जमीन के ऊपर, तब इसका यूज होता है कंपास का। अगर हम अपनी ओन पोजीशन निकाल रहे होते हैं, ओन पोजीशन निकालने में मैप का काम आता है। अगर हम कहीं नेविगेशन कर रहे हैं तब हमें मैप का यूज पड़ता है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट मार्च या नाइट नेविगेशन या नाइट मार्च कर रहे हैं तब हमें कंपास की इसकी जरूरत पड़ने वाली है, प्रिज्मेटिक कंपास की। तो इसके यूजेस पूछेंगे, आप बता देंगे। और देखिए, एक पूछते हैं आपसे फुल फॉर्म जीपीएस की। क्या होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट का समूह है, यूएसए के द्वारा छोड़ा गया है, जिससे हमें अपनी पोजीशन का पता चलता है। जो आपके फोन के अंदर पे मैप वाला ऐप है वो इसी जीपीएस का यूज करके आपको अपनी डायरेक्शन या लोकेशन बताता है। फाइन। एक होता है आपका सेटिंग ऑफ अ मैप, ये एक प्रैक्टिकल है, सेटिंग ऑफ अ मैप। इसके अंदर पे क्या करना होता है, आपका जो ग्रिड लाइंस होती है ना, मैप के अंदर पे ग्रिड लाइंस बनी होती है, बहुत सारी ग्रिड लाइंस बनी है, बना लेते हैं भैया ग्रिड लाइंस। ये इक्वल होते हैं यार, ऐसे ड्रॉ करने में उल्टी सीधी हो रही है, ठीक है। अभी ग्रिड लाइंस के अंदर पे एक बहुत पतली सी लाइन जा रही होती है, ये ट्रू नॉर्थ दिखा रही होती है। ये वाली लाइन कौन सा नॉर्थ दिखाएगी, ग्रिड नॉर्थ। ये पतली सी लाइन ट्रू नॉर्थ दिखा रही होती है। हमें क्या करना होता है, कंपास इसके ऊपर रख के मैप के, कंपास का जो एरो हेड है वो इसके इनक्लाइन करना होता है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना होता है, इसी के डायरेक्शन में सिधाई में लगाना होता है। कितनी सारी बात, ठीक है कि नहीं। तो उसको सेटिंग ऑफ अ मैप बोल देते हैं हम, कंपास को उसके ऊपर सेट कर दिया। ये प्रैक्टिकल है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ अ मैप। अगला है आपका टाइप ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन बताइए कितने तरीके के होते हैं। तो नेविगेशन दो टाइप के होते हैं, एक दिन के समय पे होता है, एक रात के समय पे होता है, डे नेविगेशन एंड नाइट नेविगेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से, जो हमने रिवाइज कर लिया। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। सबसे पहले पूछते हैं कि व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट। अब फील्ड क्राफ्ट देखो क्या होता है। जो ग्राउंड है ना आपके पास में, जो ग्राउंड अवेलेबल है और जो आपके पास में हथियार है, उसको उसके बेस्ट तरीके से यूज करने को बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट। क्या बोला मैंने, द यूज ऑफ ग्राउंड एंड वेपन अप टू इट्स अटमोस्ट एडवांटेज, उसको बेस्ट तरीके से यूज करने को बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट। बस इतना सा है, ठीक है। अब फील्ड क्राफ्ट के अंदर पे क्या क्या आता है, फील्ड क्राफ्ट इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर पे, ये इंडेक्स है एक तरीके से, बट ये इंडेक्स पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंडेक्स पूछा जाता है कि फील्ड क्राफ्ट के अंदर पे क्या क्या आता है। तो फील्ड क्राफ्ट के अंदर पे देखिए आप क्या आएंगे भाई, विजुअल ट्रेनिंग आती है थोड़ी सी, हैंड एंगल वगैरह आते हैं उसके, ठीक है। रिकग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट आता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका जजिंग डिस्टेंस, मूवमेंट विद और विदाउट आर्म्स, मूवमेंट्स आते हैं इसके, फायर कंट्रोल डिसिप्लिन, फायर कंट्रोल ऑर्डर वगैरह आते हैं इसके अंदर, फायर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का ट्राई करिएगा आप, ये इंडेक्स है बट ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट क्या हो गया, बैटल क्राफ्ट होता है कि जो आपके पास में मैन है आपके एक सेक्शन प्लाटून के, ये बैटल क्राफ्ट एक सेट ऑफ ड्रिल होता है। किसके साथ करी जाएगी ड्रिल, इंसानों के साथ में करी जाएगी, अपने अवेलेबल वॉर फील्ड के अंदर पे अवेलेबल मैन और ग्राउंड का बेस्ट यूज करना बैटल क्राफ्ट कहलाता है। वॉर फील्ड के अंदर पे अवेलेबल मैन और ग्राउंड का बेस्ट यूज करना बैटल क्राफ्ट कहलाता है, क्लियर। अब बैटल क्राफ्ट के अंदर पे क्या क्या आता है, बैटल क्राफ्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। बैटल क्राफ्ट के अंदर आएंगे आपके फील्ड सिग्नल आएंगे आपके, सेक्शन फॉर्मेशन इसके अंदर आएगा, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स इसके अंदर भी आता है, ऊपर भी आते हैं, पहले से ट्रेनिंग करवाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा देते हैं, ठीक है। फायर एंड मूवमेंट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। सेक्शन बैटल ड्रिल एक ये होता है, सेक्शन बैटल ड्रिल ये यहाँ पे आती है। तो बैटल क्राफ्ट कंप्राइज ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स, ये भी पूछते हैं पेपर में, इंडेक्स पूछते हैं, ये आपको आप 3-4 बार बोलेंगे ना तो आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला अदरवाइज, ठीक है कि नहीं। अगला है जजिंग डिस्टेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जजिंग डिस्टेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पूछेंगे कि व्हाट इज जजिंग डिस्टेंस। मेजरिंग, किसी भी डिस्टेंस को जज करना। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ से अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, जज कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ किसका,
दूरी का अंदाजा लगा रहा हूँ, दैट इज जजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को जज करने के 6 तरीके होते हैं, कौन कौन से? यूनिट ऑफ मेजर, अपेयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाफिंग और ब्रैकेटिंग। कौन कौन से? यूनिट मेजर, अपेयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाफिंग, ब्रैकेटिंग। यूनिट मेजर में 100 यार्ड का डिस्टेंस हम पता करते हैं। अपेयरेंस मेथड में 200, 250, 300, 400, 500, 600 यार्ड से कोई इंसान कैसा दिखाई दे रहा है, 600 यार्ड से उसकी मुंडी एक डॉट की तरह दिखाई देती है, वो पता करते हैं। सेक्शन एवरेज में, सेक्शन में 10 लोग होते हैं, सेक्शन एवरेज में क्या करते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं बताओ बताओ कितना कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं। की रेंज, आर से रेंज, आर से रेफरेंस। की रेंज में क्या करेंगे, रेफरेंस यूज करते हैं, कोई सा जिसका डिस्टेंस हमें पता है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हाफिंग, हाफिंग में क्या करेंगे कि कोई चीज जितनी दूरी पे है उसके मिड में पता कर लेंगे कि अच्छा यहाँ तक का इसका डिस्टेंस लगभग 300 यार्ड होगा, तो मतलब वो चीज़ जो है 600 यार्ड पे होगी। ब्रैकेटिंग में क्या करते हैं कि मैक्स टू मैक्स किसी चीज़ की दूरी कितनी होगी, अगर मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एनीमी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं बताऊंगा सर मैक्स टू मैक्स इसकी दूरी मुझे लग रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ, मैक्स टू मैक्स लग रही है सर 1000 यार्ड। 1000 यार्ड लगी, और मिनिमम से मिनिमम कम से कम लग रही है 500 यार्ड। तो मतलब कि इंसान जो है वो माना जाएगा 750 यार्ड पे। ब्रैकेट बना दिया मैंने और उसके बीच की वैल्यू ले ली, दिस इज नोन एज ब्रैकेटिंग। क्लियर? इतना है। इसके नाम आपसे पूछेंगे खाली, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता, नाम पूछेगा, नाम याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाइवा में भी पूछते हैं, वैसे ही पूछते हैं, पूछेंगे कि डिस्टेंस हमने मेजर तो कर लिया, लेकिन हम इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ही बता देंगे। तो हमें बताओ कि डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट, ओवर मतलब ज़्यादा हम कब बता देते हैं, और अंडर एस्टिमेट मतलब कि कम हम कब बता देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओवर एस्टिमेट में देखो, ओवर, ओवर मतलब सन, सूरज जो है आगे होगा, सन इज इन द ऑब्जर्वर आई। अब आंख में तुम्हारे सूरज पड़ रहा है तो लाइट खराब होगी, लाइट इज बैड। ओवर एस्टिमेट कब करते हैं, जब सन ऑब्जर्वर की आई में हो, सीधा आगे से मैं खड़ा रखो, मेरे सामने ही सूरज है, तब ठीक है। लाइट इज बैड, आंखों में सीधा चमक पड़ रही होगी, लाइट खराब होनी होनी है, ठीक है कि नहीं, तब ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू सराउंडिंग, हमें लगेगा कि वो दूरी की वजह से स्मॉल है, लेकिन वो असली में ही छोटा है, तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। जब मैं एक नैरो लेन से देख रहा हूँ, नैरो लेन से देख रहा हूँ ऐसे करके ना, किसी कोई ऐसी नैरो रोड आ गई, उस यहाँ पे से देख रहा हूँ अगर मैं, तो मुझे लगेगा कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा बता दूंगा मैं उसका, ठीक है। लाइंग डाउन फायरिंग पोजिशन होती है, लेट करके अगर मैं कोई डिस्टेंस देख रहा हूँ तब वो हो जाएगा ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है कि नहीं। कौन कौन से तरीके बताए मैंने ओवर एस्टिमेट करने के? लाइट इज बैड, सन इज इन द ऑब्जर्वर आई, ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, लुकिंग थ्रू आ नैरो लेन, ठीक है, या लाइंग डाउन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेटेड मतलब कम बताया जाएगा। अब ऊपर वालों का थोड़ा थोड़ा उल्टा छापेंगे। लाइट जब बहुत ब्राइट थी, सन जो था वो मेरे बिहाइंड था, कहाँ था, बिहाइंड पीछे, इसमें आगे था इसमें पीछे चला गया, सन लाइट इसमें बैड थी इसमें बढ़िया हो गई, तब ठीक है कि नहीं। द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट बड़ा है सराउंडिंग के रिलेशन में, ठीक है। देयर इज सम डेड ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, तब अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, क्योंकि डेड ग्राउंड का डिस्टेंस तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, है कि नहीं। लुकिंग अप द हिल, अगर आप माउंटेन के ऊपर देख रहे हो, नीचे खड़े हो रखे ऊपर देख रहे हो, छत पे कोई है, तब आपका डिस्टेंस अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगी चीज़ें। देखो याद कैसे करनी है, इस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उठा लेना वहाँ से, भावी बोर्ड का ग्रुप है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है कि नहीं। वहाँ से इसको रीड करना 3-4 बार जब तक पेपर है, या इस वीडियो को रिपीट मोड पे 1x पे 2x पे देखते ना, याद हो जाएंगी चीज़ें, फिर पेपर में कोई सवाल नहीं छूटेगा, एक ग्रेड आएगा पक्का। अगला देखिए। कुछ डेफिनेशंस पूछते हैं आपसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क होता है एक ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जिसके रेफरेंस में हम चीज़ें बता सकें, दैट इज लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड, ठीक है। टारगेट, टारगेट क्या हुआ? एक ऐसा इंडिकेशन या एक ऐसी जगह जहाँ पे हम फायर कर सकें जब हमें ऑर्डर मिले। इंडिकेशन विद अ व्यू ब्रिंग डाउन फायर ऑन इट, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम फायर करें जब हमें ऑर्डर मिले, वो टारगेट होता है हमारा, ठीक है कि नहीं। एक आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट होता है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी ऊपर की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जमीन के ऊपर पे, है ना।
जिसके रेफरेंस में हम अपना टारगेट वगैरह बताते हैं, जिसके रेफरेंस में हम कोई लैंडमार्क वगैरह बताते हैं, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। एक बार रीड कर लेना डेफिनेशंस को, कभी कभी आती हैं तो आप बता देना। नेक्स्ट टॉपिक, इस पे स्टार मार्क कर लो, इसके बिना पेपर नहीं बनता। ये होता है टाइप्स ऑफ ग्राउंड। आपसे पूछेगा ग्राउंड कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली ग्राउंड जो होते हैं वो 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका ब्रोकन ग्राउंड, टूटा फूटा सा होता है, इसमें आपके नाला, सैंड, पत्थर वगैरह बहुत होते हैं। ये सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है इन्फेंट्री के लिए। इन्फेंट्री पैदल टुकड़ी होती है, लड़ाई के लिए सबसे बढ़िया होता है ब्रोकन ग्राउंड। एक होता है आपका फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, इसमें आपका फुटबॉल या क्रिकेट का ग्राउंड इमेजिन कर लो। यहाँ पे कवर बहुत कम होता है। कवर का मतलब क्या हो गया? झाड़ झंकाड़, पेड़, कांटे, पत्थर, ये सब कुछ बहुत कम होते हैं। तो ये फ्लैट और ओपन ग्राउंड होता है। ये इन्फेंट्री के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई में कहाँ छुपेंगे यार, कैसे लड़ाई करेंगे, वो दिक्कत होगी। ठीक है। एक होगा आपका हाई ग्राउंड। हाई ग्राउंड होता है कोई प्लेट्यू वगैरह ग्राउंड हो गया, थोड़ा सा जनरली नॉर्मल, उससे लेवल से ऊपर की तरफ है, उसको बोलेंगे हिल वगैरह होगा कोई। ठीक है, तो वो हाई ग्राउंड होता है। एक डेड ग्राउंड, बता दिया मैंने डेड ग्राउंड क्या होता है। क्या होता है बताओ जल्दी मुझे डेड ग्राउंड, आप बताओगे, ये मैं नहीं बता रहा, 2-3 बार बता दिया ऊपर मैंने। ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर, या और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे यहाँ लिखा है दैट इज हिडन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स व्यू, ये होता है। एक चीज ये याद रखिएगा, इट कैन नॉट बी कवर्ड बाय फ्लैट ट्रेजेटरी वेपन्स। अब इसका क्या मतलब होगा? देखो, डेड ग्राउंड के अंदर जैसे सपोज करो कि ये प्लेन ग्राउंड है, यहाँ पे एक गड्ढा आ गया और ये है, और यहाँ पे कोई इंसान राइफल लेके खड़ा हो रखा है और आपको मारने के लिए। तो अगर आप इस गड्ढे के अंदर चले गए तो इसकी गोली जो है ना वो सीधी जाएगी। तो सीधी जाती है तो फ्लैट ट्रेजेटरी वेपन होते हैं। तो फ्लैट ट्रेजेटरी वेपन अगर आप डेड ग्राउंड में छुपे हो तो आपको नहीं लगेगा। लेकिन सपोज करो कि उसने अब क्या किया कि ग्रेनेड निकाला, और ग्रेनेड तो पैराबोलिक ट्रेजेटरी कवर करता है, और यहाँ मार दिया, तब तो लग जाएगा। ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड होता है ना वो। क्लियर हो गया छोटा सा पॉइंट? ठीक है। अगला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। ऊपर मैंने टाइप्स ऑफ ग्राउंड बोला, अब बोला कि डिस्क्रिप्शन बता दीजिए ग्राउंड के। तो ग्राउंड जो है मेनली 3 टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किस किस तरीके से करते हो। एक हम बोलते हैं जो हमसे 300 यार्ड, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो रखा हूँ सामने, मेरे सामने से 300 यार्ड तक की दूरी का जो ग्राउंड होगा उसको मैं बोलूँगा फोर ग्राउंड। फिर 300 यार्ड से लेकर के 500 यार्ड तक के बीच में जो ग्राउंड होगा उसको बोलते हैं मिडल ग्राउंड। और फिर जो 500 यार्ड से परे होगा, उससे आगे का जितना भी ग्राउंड होगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ग्राउंड। तो डिस्क्राइब कर दिया मैंने 3 तरीके से, कौन कौन सा? फोर ग्राउंड, मिडल ग्राउंड, डिस्टेंस ग्राउंड। कितने टाइप का? 3 टाइप का, फोर ग्राउंड, मिडल ग्राउंड, डिस्टेंस ग्राउंड। क्लियर? ठीक है भाई, आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट, छुपने के तरीके हैं भाई ये सारे के सारे, कुछ नहीं है। द टर्म कैमोफ्लाज कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कैमोफ्लर मीनिंग टू ब्लेंड और वेल। मतलब वेल माने होता है पर्दा, ब्लेंड माने होता है छुप जाना। ठीक है कि नहीं? इट मीन्स टू डिस्गाइज एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन साइड इन ऑर्डर टू कंसील इट फ्रॉम समथिंग और समवन। कैमोफ्लाज कंसीलमेंट होता है सीधा सीधा एनिमी के व्यू से किसी भी तरह से पत्तों में, झाड़ी में छुप जाना, उस तरीके से। और कैसे छुपोगे? उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या तो मिक्स हो जाओ, है ना, या कोई अपनी शेड ले लो तो आप उससे छुप जाओगे, वो होता है कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट। क्लियर? सीधा सा मतलब लो। ठीक है कि नहीं? इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि वाई थिंग्स आर सीन, या पूछते हैं वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स टू बी सीन और विजिबल। मतलब फैक्टर बताओ कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं, ऐसे ऐसे पूछते हैं। तो या एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक तरीका है अलग पूछने का, बस। वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स टू बी सीन, ये। तो ये आपको होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 S और 1M। थिंग्स आर सीन थ्रू 7S एंड 1M, इससे होती हैं। तो 7S के अंदर आता है आपका शेप, शाइन, शेडो, सरफेस, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड। शेप, साइन, शेडो, सरफेस, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड, मूवमेंट। ये अगर आपको किसी चीज़ की शेप रिकॉग्नाइज हो गई तो पता चल जाएगा कोई इंसान है। शाइन मिल गई, किसी का बेल्ट का बिल्ला, स्टार वगैरह चमक गया तो पता चल जाएगा, तभी लड़ाई की वर्दी अलग होती है। शेडो दिख गई किसी इंसान की चल रही, पता चल जाएगा। सरफेस से पता चल जाएगा, जैसे हेलमेट वगैरह ना बहुत चिकनेस होते हैं, दूर से पता चल जाएगा कोई इंसान है। स्पेसिंग से पता चल जाएगा, टेंट वगैरह एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में लगाए गए हैं, व्हीकल एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में खड़े हैं, दूर से बता दो कि वहाँ कोई है पक्का। स्मोक, अगर धुआं वगैरह हो रहा है वहाँ पे, मतलब खाना वाना पका रहे हैं, मतलब कोई है पक्का।
ठीक है। साउंड, आवाज से पता चल जाता है। मूवमेंट, कोई हरकत हुई, मूवमेंट या एक्टिविटी, तो एकदम पता लगा लो कि कोई इंसान है। तो चीजें जो हैं कैसे दिखती हैं, विजिबल कैसे होती हैं, आप कैसे डिस्टेंस से एनिमी का या एनिमी आपकी हरकतों का पता लगा सकता है, तो वो ये सारा है। ये वाइवा में ही पूछते हैं आपसे और वैसे भी, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट वाइवा में ही पूछा जाता है और रिटर्न में भी, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। शेप, शाइन, शैडो, सरफेस, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड, सिलहुट और भी होते हैं, मूवमेंट, एक्टिविटी। ठीक है, ये हुए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, थिंग्स आर विजिबल इन नाइट। अब इन्होंने बोल दिया थिंग्स तो विजिबल हो गई सर वहां पे रात में कैसे थिंग्स विजिबल होती हैं? तो नाइट के अंदर पे चीजें जो विजिबल होंगी ना, उनके दो फैक्टर हो सकते हैं। अब रात में दिखाई तो देगा नहीं, तो एक तो साउंड से पता चल जाएगा उसके, और लाइट से पता चलता है। रात में चीजें कैसे विजिबल होती हैं, या तो साउंड से, आवाज से उसकी, या लाइट से। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ कवर बताओ। तो कवर आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से? कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। अच्छा कौन सा होता है? कवर फ्रॉम फायर। कवर फ्रॉम व्यू मतलब दिख नहीं रहे, आप उसको देखने से छुप रखे हो, है ना। और कवर फ्रॉम फायर इज लाइक गोली से भी बचे और छुपे भी हो। तो कवर फ्रॉम फायर बढ़िया होता है। 2 टाइप के कवर, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, खत्म बस। कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट पूछता है, इसलिए मैंने लिखा है वेन एवर पॉसिबल लुक थ्रू और अराउंड द कवर बट नॉट ओवर इट। कवर, अब मतलब क्या हुआ इसका? जैसे सपोज करो कि कोई झाड़ी है, मैंने कोई झाड़ी बना दी, बन गई झाड़ी, ठीक है, और मैं यहाँ इसके पीछे खड़ा हो रखा हूँ। क्या करूँगा इसके पीछे खड़े होकर? एनिमी को देखूंगा यहाँ से। तो एनिमी को बोला कि ये जो कवर है ना सर, इस कवर के थ्रू देखो, जो बीच में झाड़ी के बीच में छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये तो यहाँ से देखो आप एनिमी को, या अराउंड, या इसके बगल बगल में से देखो कि यहाँ से झुक के देख लो या इधर से झुक के देख लो, बट नॉट ओवर इट। नॉट ओवर इट मतलब ऐसा मत करना कि खड़े हो गए आप और इसके ऊपर से देख रहे हो, तो क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है सॉरी, आपको तो ऐसा लगता है कि मैं तो खाली आंखें दिखा रहा हूँ, लेकिन आपका माथा, सर, हेलमेट सब एक्सपोज हो जाता है, तो एकदम से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है। तो उसने बोला कि ऑलवेज वेन एवर पॉसिबल लुक थ्रू और अराउंड द कवर, या तो अंदर से देखो छोटे छोटे जहाँ छेद होते हैं उससे, या साइड से देखो। क्लियर। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं ये, अवॉइड ब्रेकिंग स्काई लाइन। स्काई लाइन होता है लाइक आप जिस भी कॉन्ट्रास्ट में खड़े हो रखे हो ना, लाइक आपने कोई कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, जैसे स्नो में चले गए, वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, तो वहाँ वाइट की ही पहन के जाओ और कोई और कोई डिफरेंट कलर की वर्दी पहनी, तो उससे आपका जो है ना, अवॉइड ब्रेकिंग स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये स्काई लाइन होगा आपका, स्काई लाइन ब्रेक हो जाती है। स्काई लाइन बेसिकली आप मूवमेंट करोगे तो एकदम से अलग से दिख जाओगे, चटक एकदम, ठीक है कि नहीं? तो उसको कोशिश करिए ब्रेक करने का। ये स्ट्रेट लाइन गलत लिखा है टेक्स्ट में, ये स्काई लाइन होगा, ठीक है। एक लिखा है आइसोलेट कवर्स आर डेंजरस। आइसोलेटेड कवर्स डेंजरस होते हैं, क्यों डेंजरस होते हैं? आई कैच आइसोलेटेड कवर इजीली स्पेशली इफ देयर इज एनी मूवमेंट नियर इट। आइसोलेटेड मतलब कि सपोज करो कि यहाँ बहुत बड़ा सा, जैसे मैंने प्लेन ग्राउंड है कोई, और वहाँ पे एक छोटा सा झाड़ है, उसी के पीछे छिप गया, तो वो बहुत आइसोलेट सा कवर हो गया। ऐसे ऐसे नहीं छिपना होता, जहाँ पे बहुत सारा कुछ भीड़ भीड़ हो, पत्थर वत्थर, माउंटेन वाउंटेन, बहुत सारी चीजें हो ना, उस जगह पे छिपना होता है, तो आइसोलेटेड कवर डेंजरस होता है। ठीक है। अगला है आपका फील्ड सिग्नल्स। अब फील्ड सिग्नल होता है इशारे, किस किस तरह से कर सकते हो भैया? हाथों से करेंगे हम इशारे, और कैसे करेंगे? हथियारों से करेंगे इशारे, और सीटी मार के, ठीक है कि नहीं? 3 ही तरीके होते हैं। हैंड से, सिग्नल्स विद हैंड, सिग्नल विद वेपन, और सिग्नल विद विसल। तो सिग्नल विद हैंड जो है ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, जैसे फॉलो मी वगैरह के होते हैं तब। सिग्नल विद वेपन भी आपको प्रैक्टिकल ही करवाने पड़ेंगे तब, या ऐसा करेंगे कि अगर आप मुझे बोलेंगे ना, तो इसका ये पूछते नहीं है पेपर में, दरअसल ना दिक्कत ये है, अदरवाइज मैं आपको करवा देता ये भी। तो जब इसकी फुल फ्लेजेड वीडियो मैंने एक डाली है एफसीबीसी की, उसके अंदर मैंने बता रखा है वेपन और हाथ के भी कैसे कैसे करे जाते हैं इशारे, ठीक है नहीं? उसको देख लेना अगर आपका मूड है टाइम है अगर आपके पास पेपर से पहले, तब ठीक है। अदरवाइज एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है, विसल से सिग्नल जो दिए जाते हैं उसके अंदर पे ये वाला पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ये दोनों, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चनरी ब्लास्ट होता है, क्वेश्चनरी ब्लास्ट एकदम से किसी को एकदम सीटी मारी, दैट इज क्वेश्चनरी ब्लास्ट। अलार्म ब्लास्ट होता है, अलार्म की तरह टू 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 सीटी मार रहे हो बहुत सारी बार इंटरवल पे, शॉर्ट ऑल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्लास्ट कर रहे हो विसल्स के, वो जाता है आपका अलार्म ब्लास्ट। एक ये पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि जब एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा हो
एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा हो तो अब कैसी विसल करनी चाहिए, तो शॉर्ट ब्लास्ट करनी चाहिए बहुत सारे, लाइक जैसे ऊपर क्या ना, एक बार टी किया, फिर ब्रेक, फिर टी किया, फिर ब्रेक लिया, फिर टी किया, फिर ब्रेक लिया, फिर टी किया, टी नहीं विसल करनी होती है, सॉरी। ठीक है, ये हुआ। अगर एनिमी क्राफ्ट डिपार्टेड, मतलब एनिमी क्राफ्ट अगर जा रहा है, तो जाते हुए के लिए क्या करेंगे, टू लॉन्ग ब्लास्ट, मतलब एकदम से इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, मतलब एक बहुत लंबी सीटी मारी, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर एक बहुत लंबी सीटी मारी, बस इतना। आ रहा है तो एकदम से टेंशन वाला माहौल होगा ना, तो पी 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 ऐसे करेंगे, जा रहा होगा तो पी पी, खत्म। तो ये विसल वाले पूछते हैं प्लस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑल राइट, एक है ये मेथड्स, ये सी सर्ट वाले बच्चों के लिए आएंगे। अब चीज़ें थोड़ी आगे ध्यान से देखना है इनको, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ये हैं आपके मेथड्स ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ अ ट्रूप। अब देखो, कोई भी फील्ड सिग्नल देने से पहले ज़रूरी है कि सामने वाले इंसान की अटेंशन अट्रैक्ट कर लो, मतलब उसे बताओ कि भाई मैं कोई सिग्नल दे रहा हूँ, देख तो ले एक बारी इधर को। तो कैसे कमांडर जो होगा अपने ट्रूप की कैसे अटेंशन अट्रैक्ट करेगा किसी भी फील्ड सिग्नल को देने के लिए, एक शॉर्ट विसल दे सकता है, शॉर्ट विसल ब्लास्ट, क्वेश्चनरी ब्लास्ट दे सकता है, या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड कॉल दे सकता है, चिड़िया व पक्षी पंछी की आवाज निकाल सकता है। आर्मी वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं भाई। विसल बाय माउथ, मुंह से भी विसल कर सकता है। ये क्वेश्चनरी ब्लास्ट जो है आपका प्लास्टिक वाली जो विसल होते हैं उससे भी दिए जाते हैं। ठीक है, क्लिक्स बाय टंग, जीभ से आवाज कर सकते हैं उल्टी सीधी, हम करते हैं बहुत सारी। ठीक है, क्लिक्स बाय फिंगर्स, चुटकी वगैरह बजा करके, उससे हो सकता है। तो ट्रूप की अटेंशन एकदम अट्रैक्ट हो जाएगी, उसके बाद वो जो चाहे उसको कमांड दे सकता है, जो चाहे मैसेज पास कर सकता है। और देखिए एक पूछता है कभी कभी आपसे कि फील्ड सिग्नल दिन में कैसे दिए जाते हैं और रात में कैसे जाते हैं। ये रटने नहीं आपको, एक बार बस सुन लो, एक बार केवल सुन लीजिए, कभी कभी पूछे जाते हैं ये फील्ड सिग्नल दिन में कैसे देते हैं। तो दिन में देखो भैया, झंडे से दे देंगे हम, रेड ग्रीन वाइट, ये तो बहुत सारे फ्लैग होते हैं, अलग अलग का मतलब अलग अलग होता है। तो दिन में हम उससे सिग्नल दे सकते हैं। मरकरी कोटेड मिरर का यूज़ करते हैं, शीशों का यूज़ करते हैं सिग्नल देने के लिए। स्मोक, धुएं का यूज़ करते हैं। क्लॉथ, कपड़े वगैरह, उसका यूज़ करते हैं, रेड रेड क्लॉथ वगैरह का, है ना। हरिकेन लैम्प, कैप्टन विंडो, ये लैम्प होते हैं उनको कैप करते हैं विंडो में, उससे सिग्नल दिया जा सकता है। फ्लैश करते हैं टॉर्च को, मोर्स कोड वगैरह में फ्लैश किया टॉर्च को तो सिग्नल दे सकते हैं दिन के ऊपर। अप्लाइंग वेरियस कलर्स ऑन फोरहेड एंड आर्म्स, अपने हाथों और आर्म्स पे बहुत सारे अलग अलग टाइप से कलर अगर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सिग्नल का एक तरीका है देने का। तो ये दिन में सिग्नल दे दिया हमने, ठीक है जी। अब बताओ रात में कैसे सिग्नल दोगे सर। रात में सिग्नल देने के तरीके देखो क्या क्या होते हैं। कुछ तो प्री डिसाइड सिग्नल होते हैं, वॉकी टॉकी पे जो हम देते हैं। वॉकी टॉकी एक डिवाइस होती है, अभी बताऊंगा नीचे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में उसको। तो उस डिवाइस पे प्री डिसाइड करते हैं कि अच्छा ऐसा सिग्नल देंगे, मतलब कि अब खतरा है, अब सब सही है कि ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। क्लिक्स बाय फिंगर, रात में साउंड वाली बहुत इफेक्ट करता है, तो हम फिंगर से क्लिक करके कर सकते हैं। टंग से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टंग से आवाज़ें निकाली जा सकती हैं, ठीक है कि नहीं। विसल कर सकते हैं, आप देख रहे हो रात में साउंड और उसी का फर्क, लाइट और साउंड ही दो चीज़ ही काम आती हैं। तो सबसे पहले तो हमने वॉकी टॉकी से साउंड, फिंगर से भी साउंड किया, टंग से साउंड कर लिया, माउथ से साउंड कर लिया, रस्सी का यूज़ कर लिया, ठीक है, कलर लाइट का यूज़ कर लिया, टॉर्च का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। फायरिंग ऑफ अ वेपन, इसमें भी अगेन वेपन के साउंड से फायर कर दी। तो ये तरीके हैं सिग्नल देने के रात में। लिख पाओगे आराम से, वैसे तो कभी कभी पूछते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पेपर में पूछ लिया और कहोगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। इसलिए मैंने बता दिया। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन फॉर्मेशन। ये सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं वो, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन के अंदर पे आपके 10 लोग होते हैं, और सेक्शन के अंदर कितने लोग होते हैं, जवान, 10 जवान होते हैं, और उनकी फॉर्मेशन कैसे कैसे बनेगी बैटल फील्ड के ऊपर, लाइक वो लड़ने के लिए कैसे कैसे जाएंगे, दैट इज आपका सेक्शन फॉर्मेशन। तो वो 6 तरीके से फॉर्मेशन बनाते हैं। एक होता है आपका सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एक होता है फाइल फॉर्मेशन, एक होता है एरो हेड फॉर्मेशन, एक डायमंड हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। बेसिकली कुछ नहीं है, ये वो जो 10 लोग हैं ना सेक्शन के, वो 10 लोग कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं खुद को, कैसे कैसे खड़े हो रहे हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखो, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में वो एक ऐसे लंबी लाइन लगाते हैं जिसके ऊपर आपके राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3 बॉम्बर होता है, फिर आपका कमांडर, फिर 2 IC, फिर आपका राइफलमैन 4, 5, ब्रैंड 1, ब्रैंड 2, ऐसे खड़े होते हैं। इसकी एक अलग वीडियो है, इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो अगेन, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 वर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें खाली इसके नाम पूछ जाते हैं, तो नाम याद कर लो और कुछ नहीं करो, ठीक है। फाइल फॉर्मेशन में होते हैं ऐसे 2 फाइल बने होते हैं, 11 बनता है, 2 फाइल बनते हैं
फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन में एरो बन जाएगा, हेड नाम से क्लियर है आपका। स्पेयर हेड में भी कुछ इसी टाइप का बनता है। डायमंड हेड में आपका डायमंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन में सीधी ऐसे लाइन बनती है। दीज आर द फॉर्मेशन। स्पेयर हेड में ऐसे होता है, मतलब डायमंड हेड में पीछे भी लगते हैं, स्पेयर हेड में सारे ऐसे कवर हो जाते हैं दो में ही। ये है, ये नाम याद रखिएगा आप, इनको 3-4 बार रिपीट करो, याद हो जाएंगे। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर स्काउट्स। स्काउट्स ये पूछते हैं 2 नंबर में। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है ये और ट्रू फॉल्स में भी। देखो, स्काउट्स आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ अ सेक्शन। स्काउट दे ऑलवेज वर्क इन अ पेयर। आईज एंड ईयर होते हैं ये सेक्शन के, ये हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। जोड़े में 2 लोग होते हैं स्काउट में। दे वर्क अहेड ऑफ द लीडिंग सेक्शन, जहां सेक्शन जा रहा है उसके आगे चल रहे होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, दीज स्काउट्स ऑलवेज हैव टू बी वेरी अलर्ट। मतलब पहले से कोई खतरा वतरा है ना अगर, तो ये स्काउट होते हैं, बता देते हैं, क्योंकि आईज एंड ईयर्स हैं सेक्शन के। आर द आईज एंड ईयर ऑफ सेक्शन, हमेशा पेयर में काम करेंगे। अगर आगे कोई खतरा हो तो पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, ये सेक्शन से आगे चलते हैं। स्काउट्स समझ में आ गए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, जो आपको याद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होते हैं, देखो ये कुछ ऑर्डर होते हैं जो कमांडर देता है अपनी यूनिट को, किसके संदर्भ में, फायर के संदर्भ में। दीज आर द ऑर्डर्स गिवन बाय फायर यूनिट कमांडर टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल फायर ऑफ हिज यूनिट, ठीक है। ये ऑर्डर्स होते हैं जो कमांडर देता है अपनी यूनिट को, किस चीज के लिए, कंट्रोल ऑफ फायर इन हिज यूनिट, बताने के लिए कि किस टाइप की फायर करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये सब कुछ। अब कोई भी कमांडर है, उसको अपने दिमाग में क्या क्या पॉइंट रखने चाहिए फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले। मतलब जैसे सपोज करो कि मैं कमांडर हूँ और मुझे अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है ध्यान में कि मैं फायर कंट्रोल ऑर्डर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या किसको इंडिकेट कर रहा हूँ। इंडिकेशन मुझे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, किसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो मुझे ध्यान में रखना है कि हाँ जी आपको काम करना है। दूसरा, मुझे उन्हें रेंज बतानी है कि देखिए 400 यार्ड, 500 यार्ड, कितनी यार्ड की दूरी है, तो रेंज मुझे ध्यान में रखनी है, वो जरूर बतानी है, ठीक है। बेस्ट वेपन टू यूज़, अब उन्हें ये भी बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट वेपन कौन सा है इसके लिए यूज़ करना है जो आपको, ठीक है। और ये भी बताना है कि रेट ऑफ फायर कैसा करना है, ये नहीं कि बोला फायर मतलब गोली मारते रहो जब तक तुम्हारा दिल करे, ऐसा नहीं। तो रेट ऑफ फायर भी बताओ ना, कितनी फायर करनी है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है कमांडर को अपने ध्यान में रखने चाहिए किसी भी इंसान को फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, ये पेपर में पूछते हैं। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है ग्रिट सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। जैसे सपोज करो कि मुझे किसी को फायर कंट्रोल ऑर्डर देने हैं, तो मैं उसको किस फॉर्मेट में दूंगा, पहले रेंज बता दूंगा या पहले ग्रुप बताऊंगा या पहले बताऊंगा कि इधर फायर करो, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होता, अपने मन से नहीं करना होता, एक तरीका होता है। सबसे पहले बताओ जी फॉर द ग्रुप। सबसे पहले बताओ कि सेक्शन के किस ग्रुप को आप एड्रेस कर रहे हो, कि अल्फा है, ब्रावो है, चार्ली है, कौन सी कंपनी, किसको। सबसे पहले वो बताओ ग्रुप, कौन से ग्रुप का कमांड दे रहे हो। उसके बाद बताओ दी रेंज, अब बताओ रेंज कितने में है, टारगेट कितनी रेंज में है, ये दूरी में। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कमांडर को क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं, दीज आर ऑल्सो करेक्ट। सेकंड क्या हुआ, द रेंज, अब रेंज बताओ कितनी दूरी में, कहाँ पे, कैसे, क्या फायर करनी है ना, रेंज कितनी है उसकी। उसके बाद में आता है आपका द इंडिकेशन, अब इंडिकेट करो कि क्या बोलते हैं, टारगेट कैसा है आपके, सिंपल, डिफिकल्ट, हार्ड, बहुत सारे टाइप के टारगेट होते हैं। अब उसको इंडिकेट करिए कि डायरेक्शन कौन सी है और किस टाइप के टारगेट है, ठीक है। उसके बाद बताओ कि उस पर टी द टाइप, अब ये बताओ कि किस टाइप की फायर करनी है उस पर, 3 राउंड बस्ट करने हैं, सिंगल फायर है, सिंगल शॉट लेना है, या 5 राउंड एक साथ में लेने हैं, या फुल मैगजीन फायर करनी है, वो आप बताइए। क्लियर हुआ, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ग्रिड, द ग्रुप, द रेंज, द इंडिकेशन, द टाइप, ये पूछते हैं पेपर में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसकी ट्रिक है याद करने की, इसकी भी ट्रिक है। टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, तो फायर कंट्रोल ऑर्डर को मैं बोलूंगा एफसीओ। अगर आपसे पूछे टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर, तो ये आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है। क्या है जी, आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपसे फायर कंट्रोल ऑर्डर पूछे फुल डेट ऑफ बर्थ,
एफ से फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर, एफसीओ मैंने बता दिया शॉर्टकट, पेपर में पूरा लिखना, मैंने अभी पढ़ाने के लिए शॉर्टकट बनाया है। फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। डी से डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, मतलब कि अभी थोड़ी देर में जब एनीमे आएगा तब मारना, अभी नहीं आ रहा कोई, अभी मत मारो, ठीक है। ओ से आएगा आपका अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, मतलब बता दे कि इस साइड पे अगर कोई दिखा तो जैसे ही दिखा वैसे ही शूट कर देना तो वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर। बी मतलब होगा ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ब्रीफ मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि देखो सर इतने डिग्री एंगल ये वो फलाना दिमाग का एक फायर, सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर के टाइप समझ में आ गए। अगर आपसे पूछे फायर कंट्रोल ऑर्डर के टाइप, तो इसकी ट्रिक है आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आएगा आपका फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर, डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर्स और ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। क्लियर? ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन आता है, ये सी सेट वाले बच्चों से पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर नेसेसरी, क्यों जरूरी हैं टू अचीव द फॉलोइंग, मतलब वाई फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट या वाई फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर नेसेसरी। तो ये देखो आप जनरली अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, यार फायर कंट्रोल ऑर्डर देने क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन रहे, किसका, फायर का, रेंज पर, टू मेंटेन द फायर डिसिप्लिन ऑन द रेंज, ठीक है। अगला है कि जो आपकी एम्यूनेशन वगैरह है उसको बहुत जुडिशियसली और इफेक्टिवली हम यूज कर पाएँ, उसके लिए फायर कंट्रोल ऑर्डर देने जरूरी है, नहीं तो कोई कहीं भी अंधाधुन गोली मारेगा, है कि नहीं, ठीक है। टू नॉट डिस्क्लोज आर ओन पोजिशन प्री मेच्योरली एट लॉन्ग रेंजेस, कि अगर आप ऐसे ही कुछ भी फायर करेंगे बिना एडवाइस के, बिना गाइडेंस के, तो आपकी पोजीशन का पता चल जाता है ना। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर में आप ऐसे फायर करते हो कि आपकी पोजीशन ही पता नहीं लगा पाएगा एनिमी, कितनी साइड से फायर आ रही होगी उसके दिमाग घूम जाएगा। इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं। एंगेज टारगेट विद स्पीड, एक साथ स्पीड से फायर करो, उसके लिए फायर कंट्रोल ऑर्डर देने जरूरी है कि नहीं। मेंटेन सरप्राइज, अब ऐसा नहीं कि एनिमी को पता चल जा रहा है कि कौन कब फायर करने वाला है, सरप्राइज मेंटेन रहना चाहिए ना, कि कौन कब से उसे कहाँ गोली लगी उससे पता नहीं चलना चाहिए। तो सरप्राइज मेंटेन करने के लिए फायर कंट्रोल ऑर्डर रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए टाइप्स ऑफ कवर, अभी भी बता दिया मैंने आपको, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, ये रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। ऑल राइट, ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चालू करते हैं।